हेलो स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हम लोग गुप्त डायनेस्टी से शुरू किए थे और गुप्त डायनेस्टी का जो शुरू का कुछ फैक्ट्स था वो आपको भेजा गया या स्क्रीन पे था, हमने दिखाया। और साथ साथ गुप्त का कुछ बेसिक हिस्ट्री का पे चर्चा हम लोगों ने किया था। आज जो हमारा क्लास है वो गुप्त डायनेस्टी का ही है। हमने कल बताया था कि गुप्त डायनेस्टी को 3 खंड में बांट करके पढ़ा जा रहा है, तो ये गुप्त डायनेस्टी का सेकंड क्लास। दूसरी बात ये कि गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड जो नेम ऑफ किंग्स हैं और उनका जो पीरियड है उसको उसमें लिखा हुआ है, कल के क्लास को आपने पढ़ा होगा तो। और उसके बाद गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एक के राजा को अलग अलग करके हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा क्लास है बिहार स्पेशल, तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जहाँ जहाँ से है हमारे एग्ज़ाम के लायक उसको देखना है। तो गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो क्लास 1 जो कल के क्लास में दिया गया, फिर आज के क्लास में कुछ फैक्ट्स है, और थोड़ा बहुत जो बिहार से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रवर्ती गुप्त काल का होगा वो कल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ कि भाई गुप्त काल कब का रहा, ठीक है, उसके कौन कौन शासक हुए क्रम में, इम्पॉर्टेंट शासक, उस पर आप नज़र डालिए, उसको एक तरह से ध्यान में रख लीजिए। हमने कहा था कि भाई पीरियड व्यूरियड रटने के चक्कर में आप लोग नहीं रहोगे, ठीक है। वो फैक्ट को जितना बार पढ़ोगे वो हो जाएगा। उसके बाद गुप्ता से रिलेटेड जो फैक्ट्स कल दिया गया, आज जो फैक्ट्स आपके सामने रहेगा और अगले क्लास तक का, उसको बार बार दोहराओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन बनाने के या क्वेश्चन आपसे बने इस उद्देश्य से इसको फ्रेम किया गया है, ठीक है। इसमें ऐसा कहीं नहीं कि गुप्त का इस शासक का फैक्ट, इस शासक का फैक्ट, इस शासक का फैक्ट, या फिर गुप्त का आर्थिक एक बार देखें, धर्म एक बार देखें, उसका क्वाइंस एक बार, ऐसा नहीं किया गया है, ठीक है। तो इन सब फैक्ट्स को आप बार बार पढ़ोगे। हाँ भाई, दिमाग में फ्रेम होने के लिए कि कब का है, क्या है, कौन शासक रहा, तो वो इसीलिए शासकों के नामों की का उल्लेख हमने कल आपको शुरू के ही फैक्ट्स में करा दिया था, आपको दिखाए भी थे। तो आज हम लोग गुप्त से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे कि कल लोग बोल रहा था कि भाई क्वेश्चन जो आप भेजते हैं वो नहीं बनता है, 1-2 लोगों ने ऐसा कहा था, या फिर असाइनमेंट को लिखने में कैसे लिखें। तो ये फैक्ट्स को पढ़ोगे, वहीं से असाइनमेंट है। वो असाइनमेंट में कुछ खास तो हम देते नहीं हैं, उसमें देते हैं भाई 5 तथ्य लिख दो, 4 तथ्य लिख दो, इसलिए कि वो आपको रिकॉल होता रहे, ठीक है। या आप जो पढ़े हो उसको एक बार लिखोगे तो उससे आपका कुछ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, वो आप दोहरा जाएगा, इस उद्देश्य से लिखा जाता है। कोई वैसा कोई बहुत बड़ा असाइनमेंट का प्रोजेक्ट आपके सामने वो नहीं है, ठीक है। तो आप पढ़ोगे तो उतना लिख लोगे। हाँ, गुप्ता में थोड़ा सा फैक्ट्स इधर उधर है, क्योंकि वो याद करने के ख्याल से हमने किया है, तो उसको असाइनमेंट को लिखते समय थोड़ा आप पलट लोगे पूरा फैक्ट्स को तो लिखा जाएगा, ठीक है। और कुछ अपना भी लगाओ दिमाग। और फिर क्वेश्चन तो एकदम जो आपका जो ये PDF में यानी जो स्क्रीन पर दिखाया जाता है उसी से क्वेश्चन फ्रेम्ड होता है। 20-20 क्वेश्चन तो कहीं परे का होता नहीं है, तो क्वेश्चन तो बनना चाहिए। आप करोगे तो क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और वो बड़ा ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। इतना क्वेश्चन अगर कर लो, इतना फैक्ट्स पढ़ लो, तो ज़्यादा कोई अलग से टेक्स्ट पढ़ने की एकदम ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि भाई हिस्ट्री पे अब बहुत ज़्यादा एक एक किंग का हम लोग करेंगे ना, तो फिर पता चलेगा कि हिस्ट्री ही पढ़ते रहेगा हमको। हिस्ट्री, फिर हम लोग को ज्योग्राफी पे जाना है, इकोनॉमिक्स पे टाइम देना है, फिर बिहार से रिलेटेड और भी कल्चर उल्चर का बहुत सा बात है, सबको हम लोग को देखना है। और एक चीज़ और, वीकेंड आप लोग का 50 क्वेश्चन जो आप लोग से कहा गया है जाने का, वो जाएगा। उसमें हम अब तक का जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है उसको डाले हैं, और कुछ और भी बिहार से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने उसमें रखा है, ठीक है। तो चलिए, सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम लोग आज जो स्क्रीन पर फैक्ट्स है उसको हम लोग देखेंगे, उस पर कुछ चर्चा करेंगे। और हम ये समझ रहे हैं कि उसके पहले वाला फैक्ट, कल वाला फैक्ट आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, उस पर भी हम कुछ पूछ लेंगे, कुछ क्या कुछ होगा देखते हैं। आज जो हम लोग का आ रहा है, और फिर आप लोग को एक बार हम ये गुप्ता अब तक ख़त्म होता है तो फिर हम लोग
ये ग्राफिकल वे से कि कैसे हुआ क्या हुआ, फिर हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ करके रिवीजन वे में उसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये गुप्त वंश सेकंड लिखा हुआ है। सेकंड यानी ऐसा मत समझ लीजिए कि गुप्त वंश सेकंड एगो चैप्टर है इतिहास का, ये क्लास के लिए सेकंड लिखा गया है। उसी तरह से कल गुप्त वंश और वन लिख दिए हुए थे। ठीक है, जैसे मौर्य में एक ही दिन बहुत ज़्यादा फैक्ट था तो हमने इसको तोड़ दिया है। ठीक है, तो भाई सेकंड में यहाँ से देवी चंद्रगुप्तम और बाद के कुछ अन्य स्रोतों के आधार पर कुछ विद्वानों का विचार है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में रामगुप्त नाम का एक राजा हुआ था। और इसका कल वाला जो आपका फैक्ट मिला होगा उसमें भी रामगुप्त के बारे में ये चर्चा वहाँ पर भी है, और यहाँ पर फिर लिखा गया है रामगुप्त नाम का एक राजा हुआ था। तो राम हमने कल बताया था कि भाई, और आप सबका कमेंट हम पढ़ेंगे अंत में जैसा पढ़ते हैं, रामगुप्त की ऐतिहासिकता प्रमाणित नहीं है। ठीक है, गुप्त काल में रामगुप्त की ऐतिहासिकता वैसी प्रमाणित नहीं है। फिर हमने क्या बताया था कि शुरू का भी श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त की भी ऐतिहासिकता प्रमाणित नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मान ले पूछेगा कि भाई गुप्त वंश का पहला शासक कौन, और श्रीगुप्त भी ऑप्शन हो और चंद्रगुप्त प्रथम भी ऑप्शन हो, अगर श्रीगुप्त है तो श्रीगुप्त तो डालेंगे, लेकिन जब लिख देगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन, तब चंद्रगुप्त प्रथम करेंगे। ऐसा आप फैक्ट को भी आप पढ़ रहे होगे तो इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, इनका थोड़ा सा कमेंट ज़्यादा है, देखें हम। सर पर डे 5 क्लासेज होती है, उनके नोट्स बनाना लर्न करना या सब तो हो जाता है, लेकिन टेस्ट के लिए टाइम, लेकिन क्या मुकेश जी का मुकेश जी, हाँ आपका टाइम हम समझ रहे हैं, इतना क्लास हो रहा है, इतना आपको टास्क दिया जा रहा है एक तरह से, तो टाइम में तो थोड़ा सा दिक्कत होता होगा। फिर भी आप मुकेश से अगर अभी कोशिश कर लेते हो, टाइम मैनेज करते हो, थोड़ा सा अपने ऊपर लेते हो दबाव, तो ये आपके लिए, क्योंकि बाबू अभी तो मेहनत करना है। ठीक है, एक बार बन जाते हो तो फिर तो आप समझ रहे हो कि भाई आपका लाइफ बड़ा कंफर्ट जोन में चला जाएगा। तो इस भीड़ में कुछ ही लोग सेलेक्ट होते हैं ना। ठीक है, बहुत ग्रेजुएट्स हैं और सब कोई सिविल सर्विस में आना चाहता है, एक जान लो मोटा मोटी, हम सब कोई का 100% तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट सब लोग चाहता है कि भाई हम एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में चल जाएं, सिविल सर्विसेज में चल जाएं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। तो कुछ ही लोग आ पाता है। तो उसमें अंतर क्या होता है? अंतर यही होता है, ऐसा नहीं सबको पढ़ने का उतना दिमाग है, सब क्वालिफाइड, लेकिन उसमें ज़्यादातर का, लेकिन उसमें जो थोड़ा सा टाइम मैनेज किया, थोड़ा ऊपर अपने ऊपर दबाव लिया, दबाव का मतलब हम टेंस में रहने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जो अपने को थोड़ा सा अपना टाइट शेड्यूल रखा, ठीक है, बिजी शेड्यूल रखा पढ़ाई में, तो वो फिर निकल जाता है। तो बाबू थोड़ा सा वो देखना होगा, और मान लो कभी हो जाता है तो बाद में भी, लेकिन इग्नोर नहीं करोगे, जो भी दिया जाए उसको इग्नोर नहीं करोगे, क्योंकि ये एकदम फिल्टर्ड करके और काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ वो फैक्ट्स आपको दिया जा रहा है। ठीक है, और उसकी प्रस्तुति भी किस रूप में, हमने अभी बताया ना कि गुप्ता का हमने सीधे फैक्ट सीधे लिखा है, हम अलग अलग टाइटल करके वैसा नहीं किए हैं, वो तो बुक में मिलेगा ही। हम क्यों? क्योंकि ये आप बार बार पढ़ ना जाइए, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर वहाँ से आएगा तो पक्का बनेगा ही बनेगा, और इससे बाहर नहीं भागना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो बाबू थोड़ा सा तो वो करना होगा, या तो आप मान लो कि डे बाई डे किसी का नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत कब किसको दें वो टाइम मैनेज कीजिए, और सब होगा। थोड़ा सा और पढ़ लें, बाद में तो सबका पढ़ेंगे ही। नहीं इग्नोर नहीं करते हैं सर, हम लर्न तो पर डे करते हैं। हाँ ठीक है मुकेश, हम इग्नोर की बात नहीं कर रहे, यानी आप थोड़ा चलो उन बातों को आप समझते हो और उतना मैच्योर्ड हो चुके हो आप लोग कि कैसे करना है। हम लोग बात आ रहा है कि भाई हाँ, और उस असाइनमेंट पे थोड़ा लिखने का काम कीजिए, उसको सेंड कीजिए। हम तो असाइनमेंट को भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो सर लोग हैं जो प्रोग्राम क्रिएट किए वो लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को भी आप कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर हम बता रहे थे अभी आए कि भाई चलो कि रामगुप्त नाम का एक राजा हुआ था, किसके बीच में भाई? समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में। चंद्रगुप्त सेकंड जो था वो समुद्रगुप्त का ही बेटा था, और यहाँ वहाँ बहुत संबंध का, और ये रामगुप्त को भी कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा था।
वो साहित्य में, जैसे हमने बताया खास करके आपको लिखा हुआ देवी चंद्रगुप्तम में, ठीक है, उस बात का उल्लेख है, अन्य जगहों पर भी। तो वो एक स्टोरी के रूप में, लेकिन उसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित नहीं है, ठीक है। और ये शक, कल भी हमने बताया था कि शक का जो आक्रमण हुआ था, तो शक राजा के सामने ये अपने को एक तरह से सरेंडर कर दिया था और उसके साथ ऐसी संधि के लिए तैयार हो गया था जो बड़ा ही अपमानजनक संधि था। तो फिर इसका भाई को खराब लगा, वो चंद्रगुप्त, जो बाद में चंद्रगुप्त सेकंड कहलाया, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का उपाधि लिया, और वो फिर सकराज को भी एक नीति की कूटनीति चल करके सकराज को भी मार डालता है, और बाद में रामगुप्त की भी हत्या कर देता है, रामगुप्त भी उसके हाथों मारा जाता है। ऐसी कहानी में है, प्रमाणित नहीं है, ठीक है। और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल, और ये चीज़ पहले भी लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल मुद्रा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने सिक्कों के लिए सोना, चांदी और तांबा तीनों धातुओं का प्रयोग किया था, ठीक है। ये देखोगे नीचे लिखा हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले के गुप्त शासकों द्वारा सिर्फ सोना का सिक्का चलाया गया था। तो अब देखिए, यही क्वेश्चन एक बार नहीं कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा है कि किस गुप्त शासक ने सबसे पहले, सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने चांदी का सिक्का चलाया, ठीक है। तो भाई उसके पहले गुप्त शासक यानी किसके पहले? चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले हुआ कौन? ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ और समुद्रगुप्त हुआ। अब चंद्रगुप्त प्रथम के पहले नाम है तो भाई आपका श्रीगुप्त का है और घटोत्कच गुप्त का है, जिसकी बहुत प्रामाणिकता नहीं है। तो चंद्रगुप्त सेकंड के पहले गुप्त शासन में सिर्फ सोना का सिक्का चलता था, ठीक है। और इसने अन्य धातु में कौन? तांबा और चांदी का भी सिक्का बनाने में यूज किया, इसलिए इसका आंसर होता है चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले गुप्त शासकों द्वारा सिर्फ सोना का सिक्का चलाया जाता था, ठीक है। और इसने चांदी और तांबा का भी प्रयोग करना शुरू किया, ठीक है। तो अब देखोगे नेक्स्ट फैक्ट, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद, ये एक साथ नाम, यानी विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। विक्रमादित्य के बाद गुप्त राजगद्दी पर कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य भी इनको कहा जाता है, आया। कुमारगुप्त प्रथम गुप्त राजगद्दी पर लगभग, और वो जो हम लोग लिखे हुए हैं ना गुप्त राजाओं का नाम जो कल वाला में होगा, तो वहाँ से भी आप ये 415 और सब लगभग में 15 ईस्वी से में आया और लगभग 455 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। और कुमारगुप्त प्रथम से रिलेटेड 2-3 बातें जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुमारगुप्त प्रथम के बाद गुप्त गद्दी पर स्कंदगुप्त आसीन हुआ। स्कंदगुप्त 455 ईस्वी के आसपास गद्दी पर आया था। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम, और काफ़ी हम नाम जो भी लिखे हैं एकदम स्पष्ट करके, और इसीलिए आपको अलग अलग फैक्ट में तोड़ा हुआ है जो इंपॉर्टेंट चीज़। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम भगवान कार्तिकेय का पुजारी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, भगवान कार्तिकेय का। कार्तिकेय भगवान कौन? तो शंकर जी के 2 पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय भगवान, तो कार्तिकेय भगवान का पुजारी था, ठीक है। सामान्य रूप से किसी शासक का कार्तिकेय भगवान के पुजारी होने का ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में कौन शासक कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय का पुजारी था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ। उसी तरह से आपको जब हम लोग पढ़ रहे थे ये मौर्य, तो भाई मौर्य में आप देखते हो कि मौर्य वंश धर्म के मामले में बड़ा उदार लगता है कि भाई मौर्य में आप देखते हो पहला शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग पढ़े हैं ना भाई कि वो जीवन के अंतिम चरण में जैन मॉन्क हो गए थे और भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए थे, श्रवणबेलगोला, ठीक है। और वहाँ पर फिर अपना उनका वो जीवन त्यागते हैं अन्न छोड़ करके, जो सलेखना विधि जैन में कहा गया है वो सब लिखा हुआ है, हम लोग बात भी किए थे। तो हाँ, तो हम मौर्य में क्या बता रहे थे, वो जैन धर्म के थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनके बाद ये मौर्य में बोल रहे हैं, उनके बाद कौन गद्दी पर है? बिंदुसार। और बिंदुसार के बारे में हम लोग बात किए थे कि भाई बिंदुसार संभवतः आजीविका संप्रदाय के अनुयायी हुए। और तीसरे हो गए अशोक, तो अशोक बौद्ध धर्म के हो गए, ठीक है। और बौद्ध धर्म के लिए तो उनको जानते ही, बौद्ध धर्म का काफ़ी उन्होंने बौद्ध धर्म को
प्रश्रय दिया, संरक्षण दिया, खुद बौद्ध धर्म को अपनाया। तो ये सारी बातें जो है ना, तो एक ही वंश में लगातार 3 किंग जो हुए, 3 राजा जो हुए, वो 3 धर्मों के मानने वाले हुए। ठीक है, अलग अलग धर्म को या अलग अलग विचार को, अलग अलग फिलॉसफी को उन्होंने अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो ये सब। अब आजीविका वाला बात, हाँ यही मैं बताना चाह रहा था, आजीविका। तो ये बोलता है ना कि कौन आजीविका संप्रदाय का अनुयायी था, तो चूंकि वो अकेला हुआ बिंदुसार के बारे में बोला जाता है, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह से भगवान कार्तिकेय का पुजारी कौन, इसी तरह तो बोल रहे हैं कि आप लोगों का जो फैक्ट्स है ना, उसको ज़्यादा स्ट्रेस होकर के नहीं, जैसे मौर्य में भी हमने जो आपका शिलालेख उल्लालेख बोले हैं उसको ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, क्यों ऐसे, क्यों क्लासिफिकेशन उसका स्पष्ट नहीं हो पाएगा आपका। तो कौन सा शिलालेख कहाँ मिला है, किस शिलालेख या स्तंभ लेख में क्या कहा गया है, जो हमने बुलेट पॉइंट ऐसे एक एक पॉइंट करके लिखा है, उसको आप बार बार पढ़िएगा। ठीक है, और जिसका स्थान बताए हैं उसमें उसको याद कीजिएगा। उसी तरह से ये फैक्ट है कि भाई कार्तिकेय का पुजारी था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिंदुसार आजीविका, बौद्ध धर्म, अशोक ने आजीविका को, हाँ ठीक है, करण दिया गया कि, हाँ ठीक है। और देखो, अशोक ने बौद्ध धर्म, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हाँ, आजीविका के लिए उन्होंने क्या किया था, तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई बराबर पहाड़ी में उन्होंने गुफा दान किया था, इसकी चर्चा हम लोग किए थे। ठीक है, तो गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम भगवान कार्तिकेय का पुजारी था, इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी को ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य एशिया के हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पर जैसे फैक्ट पढ़िएगा, इसलिए हम पढ़ रहे हैं आज ना कि हम रोज जरूरी नहीं फैक्ट पढ़ेंगे, इसको आपको कैसे पढ़ना है, कैसे ध्यान दे करके पढ़ना है। अब 5वीं सदी के उत्तरार्ध में चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी को, अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद ही तो कुमारगुप्त आया है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद ही ना कुमारगुप्त आया, तो अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद ही के बात हो रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी को ईसा की 5वीं सदी में, उत्तराधिकारी में उसके बाद के जो लोग भी हुए, ईसा के 5वीं सदी के उत्तरार्ध, तो ईसा माने जो ईस्वी है, ईसा पूर्व की बात नहीं हो रही है, तो 5वीं सदी कब से बोलिएगा, 400 से, ऐसे टेक्निकली कितना 499 तक, और उत्तरार्ध क्या हो गया 450 ईस्वी के बाद। ठीक है, सेकेंड हाफ। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी को ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य एशिया के हूणों का आक्रमण का सामना करना पड़ा। अब कौन आक्रमण किया भाई, तो हूण, किसका सामना करना पड़ा, हूण का। अब आप देख रहे हो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो आक्रमण था, जो शक राज का, वो एक शक शक्ति था। ठीक है, और शकों का भी उद्गम कहाँ से माना जाता है, मध्य एशिया से। और शक हमारे पास हमारे क्षेत्र में वो पहले ही आ गए थे, और शकों का 5 छत्रप था, जिसमें हम लोग बात किए थे ना कि भाई सबसे महान शक शासक कौन हुआ, तो रुद्रदमन प्रथम हुआ। ठीक है, तो शक भी एक पावर था, तो वो भी सेंट्रल एशिया से था। ठीक है, तो उस समय शक का आक्रमण था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय किसका आक्रमण हुआ, शक का। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, आप रामगुप्त के जैसे बात करो, यानी समुद्रगुप्त के बाद अगर वो कहानी है तो वहां पर किसकी है, वो शक के। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद से गुप्त साम्राज्य पर एक और शक्ति के आक्रमण को झेलना पड़ा, वो भी सेंट्रल एशिया से। वो कौन थे, हूण। ये हूण जो थे बड़ा ही मतलब बर्बर किस्म के थे, बार्बेरियन थे, यानी लूट करके चल जाना, कोई भी अगर सिविलाइज जगह है तो वहाँ से लूट करना, और ये लंबे समय तक उत्तर भारत को मतलब कि डिस्टर्ब रखे। ठीक है, आप देखेंगे कि इसके बाद गुप्त के बाद जब हम लोग एक मेन स्ट्रीम की डायनेस्टी पढ़ते हैं, पुष्यभूति, जिसमें हर्षवर्धन हुए, तो उनके काल में भी प्रभाकर वर्धन के काल जो फर्स्ट हुए, तो प्रभाकर वर्धन के काल में भी हूणों का आक्रमण था। और जब हूण आक्रमण किया था तो दोनों भाई, प्रभाकर वर्धन के दोनों बेटा राजवर्धन और हर्षवर्धन हूणों से लड़ने गए थे, या हूणों के आक्रमण को निष्फल करने गए थे, और उसी समय प्रभाकर वर्धन की थानेश्वर में मृत्यु हो जाती है। ये समाचार उन लोगों को मिलता है, जब तक आते हैं तो उनके पिता मर चुके हैं और उनकी माँ भी सती हो चुकी थी। ठीक है, तो फिर राजवर्धन का, तो ये चीज़ किसका, पुष्यभूति का। तो ये हूण शक्ति एक बर्बर किस्म की शक्ति थी, आक्रमणकारी शक्ति थी, सिविलाइज्ड ये लोग नहीं थे। ठीक है, और ये लोग हमारे
उत्तर भारत के क्षेत्र को लंबे समय तक डिस्टर्ब किए। ठीक है, जब भी कोई स्थिर शासन होता था, जब यहाँ प्रोस्पेरिटी कुछ बढ़ती थी तो उधर से आक्रमण हो जाता था। और उसी क्षेत्र से शक को भी समझो, और कल भी हम बात किए थे कि ये उत्तर पश्चिम से हमारा आक्रमण होता है। ठीक है, और उसमें आक्रमण मुख्य रूप से, क्योंकि उसमें जो 4 पावर आए थे, ग्रीक, पार्थियन, शक, कुषाण, तो उसमें भाई ये जो शक थे मध्य एशिया से, ग्रीक यूनान क्षेत्र से, आप इधर चाइना से सटे क्षेत्र से आपके कौन आए थे, कुषाण आए थे, पार्थियन कहाँ से आए थे, ईरान क्षेत्र से आए थे। ये सारा फैक्ट्स हम लोग को दिया गया है। ठीक है, तो ये हुनों का आक्रमण अब कब भाई, 5वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ। तो हुनों का आक्रमण कब शुरू हुआ, तो दिमाग यहाँ क्या रखना है, 450 ईस्वी के बाद से हुन गुप्त साम्राज्य को डिस्टर्ब करना शुरू किया। ठीक है, और आप लोगों का कमेंट हम पढ़ेंगे। अब देखो 485 ईस्वी के लगभग, तो 485 ईस्वी के लगभग, तो भाई 5वीं सदी के उत्तरार्ध के अंतिम चरण में के लगभग हुनों ने पूर्वी मालवा को और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया, जहां उनके अभिलेख पाए गए हैं। ठीक है, पंजाब और राजस्थान के इलाके में भी उन हुनों के अधिकार, पंजाब और राजस्थान के क्षेत्र भी उनके अधिकार में चला गया। अब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा। इसके फलस्वरूप 6ठी सदी के आरंभ में गुप्त साम्राज्य भी छोटा रह गया। किसके आक्रमण के कारण भाई, तो हुनों के आगे। अब 6ठी सदी के आरंभ में, तो 6ठी सदी क्या, यानी 500 ईस्वी के स्टार्ट से 500 ईस्वी के बाद, यानी 500 ईस्वी के जैसे ही पार करता है तो गुप्त साम्राज्य क्या हो गया, गुप्त साम्राज्य बहुत छोटा हो गया, यानी किंगडम उसका, एरिया उसका छोटा हो गया। यद्यपि इसके बाद मालवा के यशोधर्मन, अब ये एक नाम है भाई, यशोधर्मन, ये कहा, मालवा क्षेत्र, मालवा का पठार क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र देखते हो, मालवा के यशोधर्मन ने जल्द ही हुनों की सत्ता को उखाड़ फेंका, लेकिन मालवा नरेश ने गुप्त शासकों की सत्ता को भी चुनौती दे दी। अब देखिए, अब हुनों को, यानी ये आप 6ठी सदी में हुनों को किसने टक्कर दिया, तो मालवा का एक शासक, ठीक है, यशोधर्मन, उसने हुनों को टक्कर दिया। लेकिन इसके बाद वो फिर गुप्तों को भी टक्कर देने लगा, और इस तरह से यशोधर्मन के नाम पर वो वंश भी बोला जाता है, यशोधर्मन का वंश। मालवा नरेश ने गुप्त शासकों की सत्ता को भी चुनौती दी है और सारे उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में 532 विजय स्तंभों को खड़ा कराया। खैर इतना, अब यशोधर्मन का शासन काल टिका तो नहीं, लेकिन उसने गुप्त साम्राज्य को हिलाकर रख छोड़ा। कुछ इस तरह से बुक किस लैंग्वेज ही हो गया। ठीक है, तो यशोधर्मन, मालवा का जो यशोधर्मन था, वो हुनों को, एक बाहरी शक्ति को तो डिफीट दे दिया, उससे तो हमें बचा लिया, लेकिन यहाँ पर जो पहले से एक पावर थी, जिस पावर वो स्थापित थी गुप्ता, गुप्तों को भी उसने हाँ बराबर की गुफाएं जो थी वो अशोक ने बनवाए थे। ठीक है, आपका सर पीपीटी को कॉपी में नोट करना है। अच्छा, पीपीटी ये टेस्ट कर सकते हो, और नहीं तो उसका आप, और एक बुक भी आपको बताया गया था ना कि बिहार सामान्य ज्ञान जो रुक्मिणी प्रकाशन की है, वो आप ले सकते हो, उसमें ये सब फैक्ट्स उसमें भी है। ठीक है, अब है यशोधर्मन के बारे में हमने बताया, तो ये एक नाम इंपॉर्टेंट है हुनों को। अब ये ऐसा नहीं कि बिहार के इतिहास से डायरेक्ट ये रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन गुप्त इतिहास का तो है, और चूंकि उसको समझने के लिए वहाँ जरूरी है, और चूंकि आपका सिर्फ बिहार स्पेशल तो एग्ज़ाम है नहीं, लेकिन बिहार की बातों को समझने के लिए इन सारी बातों को हम देख रहे हैं, और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए, किसी भी जीएस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं गुप्त वंश के पतनो अवस्था में। पतनो अवस्था समझ रहे हो, पतन जोड़ अवस्था यानी डिक्लाइन फेज में मौखरी वंश के लोगों ने बिहार और उत्तर प्रदेश में शासन स्थापित किया और कन्नौज को राजधानी बनाया। अब देखिए, अब कितना इंपॉर्टेंट चीज आ गई। अब भाई है कि गुप्त वंश के बाद एक तो आ गया मालवा का बात आ गया, और फिर गुप्त का जब डिक्लाइन फेज ज्यादा हुआ तो एक और वंश का बात हुआ, मौखरी वंश। ठीक है, मौखरी वंश, और वो बिहार के भी क्षेत्र पर मौखरियों का प्रभाव रहा, उत्तर प्रदेश, और तो वो एक तरह से
किसके बाद में, ठीक है, तो गुप्त के बाद में। तो गुप्त के पतनो अवस्था में, अब ऐसा नहीं कि, और हमने आपको बताया ना कि गुप्त लंबे समय तक गुप्त नाम मिलता है, जिसको हम लोग प्रवर्ती गुप्त कहते हैं, जो उस टाइटल वाले लोग अलग अलग जगह पर हैं। देखो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो है बड़ा कंफ्यूजिंग और बड़ा अच्छा चीज़, क्यों, उसका सबसे कारण क्या है कि एक जगह, जैसे पूरे भारत पर कोई एक सम्राट तो था नहीं भाई कि वो उसको हट गया तो फिर दूसरा आया तो सीधा सीधी हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग खंड में अलग अलग बात हो रही थी, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा और इसीलिए स्टूडेंट को लगता है कि हिस्ट्री तो भाई बड़ा ही उबाऊ चीज़ है, समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा सा करने पर हो जाता है, ठीक है। तो एक बात, चलो यहाँ पर बहुत डिटेल नहीं, लेकिन मौखरी आ गया, एक कौन वंश, मौखरी वंश, ठीक है। और कन्नौज इनकी राजधानी हुई। राजधानी कहाँ हुई, कन्नौज, और आगे मैं समझाऊंगा आपको। ऐसा लगता है कि 550 ईस्वी के आते आते बिहार और उत्तर प्रदेश गुप्त शासकों के हाथों से चला गया, ठीक है। उसका कुछ प्रवर्ती गुप्त हुए, जो नालंदा महाविहार, अब चलिए अब फिर हम पीछे उठते हैं फैक्ट में, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट, नालंदा महाविहार बौद्ध शिक्षा संस्थान यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में, अब 5वीं शताब्दी जैसे तो 500 में मत चल जाइएगा, 400 के बाद, ठीक है, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम, और कुमारगुप्त प्रथम का आप शासनकाल देखे हैं, के शासनकाल में हुआ था। जहां भी ऐसा कंफ्यूजन होगा तो जो हमने आपको शासनकाल बताया है उसको उठा के एक बार देख लीजिए, और कोई भी गुप्त शासक ऐसा आ रहा है तो थोड़ा सा देखिए कि वहां पर नाम है कि नहीं, के शासनकाल में हुआ था। अर्थात इस महाविहार विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को है। तो ये तो आप याद ही न करते हो भाई कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, ठीक है, तो किस वंश के काल में हुआ, तो भाई गुप्त वंश के काल में, किसके शासन काल में या किसके प्रश्रय में हुआ, तो कुमारगुप्त प्रथम, क्योंकि कुमारगुप्त नाम का एक और बाद का एक गुप्त शासक हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। प्राचीन भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध नाम, प्राचीन भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध नाम यानी भारतीय साहित्य जगत के, प्राचीन भारतीय साहित्य जगत के प्रसिद्ध नाम कालिदास गुप्त काल के थे, ठीक है। कालिदास गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ये भी क्वेश्चन होता है कालिदास किसके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या सिर्फ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इसलिए सब कंफ्यूज नहीं करना है। अब कालिदास की रचनाएं, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविका, अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम तथा अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, ये सब रचनाएं। अब कभी कभी ऐसा भी आ सकता है ये रचना किसकी है, तो कालिदास की रचना तो सबको याद रहता है, नाम ही ऐसा है कि वो लगता है कालिदास का है, लेकिन फिर भी एक ये कब के थे, गुप्त काल के। किसके कंटेम्प्रोरी थे, किसके समकालीन थे, किस गुप्त शासक के, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड के, ठीक है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने विद्वानों को संरक्षण दिया, उसके दरबार में 9 रत्न, ठीक है, ये 9 का मतलब तो नया हो जाएगा ऐसे, लेकिन बुक में भी वैसे ही लिख देता है 9 यानी 9, 9 का मतलब 9 रत्न थे, यानी 9 जेम्स, यानी विद्वान लोगों की उनको 9 रत्न कहा, जिसमें कालिदास, वाराहमिहिर, धन्वंतरी आदि प्रमुख थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही राज्यकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था, फाहियान भारत आया था, ठीक है। तो फाहियान किसके काल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में, तो फाहियान भारत आया था, ठीक है, और चीनी बौद्ध यात्री। तो अब कभी कभी बोलता है कि फाहियान कहाँ आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में, नहीं, ये तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था ना जी, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो कुमारगुप्त के काल में हुई, इसलिए हाँ, ये बौद्ध साहित्य को समझने के लिए, बौद्ध भ्रमण के लिए, बौद्ध हस्तन उनके लिए आया था, लेकिन उसमें नालंदा विश्वविद्यालय नहीं था, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था, ठीक है। अब आप देखोगे आगे 510 ईस्वी के गुप्त शासक भानुगुप्त का, अब ये देखो भानुगुप्त डायरेक्ट में नहीं है, हमने बताया ना कि भानुगुप्त एक उस समय क्या हुआ कि गुप्त साम्राज्य एक तरह से समझिए तो आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग राजा हो गए, तो भानुगुप्त मालवा क्षेत्र में था। भानुगुप्त कहाँ था, मालवा क्षेत्र में, ठीक है। तो भानुगुप्त गुप्त शासक भानुगुप्त का एरन अभिलेख गुप्त राजवंश के अभिलेखों में एक प्रमुख अभिलेख है।
अब देखिए इसमें ज़्यादा नहीं कि कौन का, ये एरण अभिलेख, ये बहुत पूछता है जगह के नाम से। एरण अभिलेख, एरण इंस्क्रिप्शन किसका है, ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है ना भाई, एरण अभिलेख किसका है, तो गुप्त शासक भानुगुप्त का। चलिए ठीक है, इस अभिलेख में सती प्रथा का साक्ष्य उपलब्ध है, और ये भी है अभिलेखीय साक्ष्य। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ है, किस इंस्क्रिप्शन में सती सिस्टम का उल्लेख, तो एरण अभिलेख में। एरण अभिलेख किसका है, भानुगुप्त का। और इतिहासकारों के द्वारा ये ईयर बताया गया है कि भाई ये 510 ईस्वी का ये अभिलेख है, 510 ईस्वी, इसलिए ये बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ ये ईयर मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 510 ईस्वी का एरण अभिलेख। सती प्रथा का साक्ष्य उपलब्ध है। सती प्रथा आप समझते हो कि भाई कोई ऐसी प्रथा थी कि भाई हस्बैंड अगर मर गया तो वाइफ को भी उसके साथ साथ चिता पर सो जाना होता था, यानी उसका भी, यानी ये था कि भाई देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ लाइफ आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड। ठीक है, तो ये बात था, और ये सती सिस्टम था। तो इस सती सिस्टम का इंस्क्रिप्शन कहाँ, सॉरी इंस्क्रिप्शनल एविडेंस कहाँ पर है, किस अभिलेख में उसका, तो एरण अभिलेख में। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा क्या बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्राचीन भारत में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त वंश में चलाई गई, संख्या के हिसाब से। सबसे अधिक सोना का गोल्ड क्वाइंस किसके काल में, गुप्त काल में। और कल हमने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले भारत में सबसे पहले सोना का सिक्का, तो सबसे पहले सोना का सिक्का के बारे में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले सोना का सिक्का किसके समय चला, सबसे पहले सोना का सिक्का किसके समय, तो हम लोग क्या बोले थे, ग्रीक, यानी यवनों ने, ग्रीकों के द्वारा। और सबसे शुद्ध सोना का सिक्का, सबसे शुद्ध यानी शुद्धता के आधार पर, ज़्यादा प्योर, सबसे शुद्ध सोना का सिक्का अगर पूछेगा, स्वर्ण क्वाइन पूछेगा, सोना का सिक्का, तो किसका हम लोग बोल रहे थे, तो ये हम लोग बोले थे कुषाणों के द्वारा, कुषाण वंश के द्वारा। और सबसे अधिक सोना का सिक्का, ये बार बार हम रिपीट करते हैं, सबसे अधिक गोल्ड कॉइन, सबसे अधिक स्वर्ण सिक्का या सोना का सिक्का, स्वर्ण सिक्का किसके काल में, तो क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में। तो ये चीज़, तो यही लिखा हो गया है कि प्राचीन भारत में सबसे अधिक स्वर्ण गुप्त वंश के शासकों द्वारा चलाई गई। और प्राचीन भारत क्या, बाद में भी इतना स्वर्ण सिक्का कोई नहीं चलाया। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा का चलन यूनानियों के द्वारा, अच्छा यहाँ लिखा ही हुआ है, भारत में ज़्यादा शुद्ध स्वर्ण सिक्का कुषाणों का था। चलिए ठीक है, लिखा हुआ है। गुप्त काल में भागवत धर्म अर्थात वैष्णव धर्म का उदय हुआ। अब इसमें थोड़ा सा आप देखोगे, हम लोग बात किए थे कि भाई मौर्य के बाद मगध पर जो डायनेस्टी आई थी सुंग, ठीक है, उसके बाद कण्व मगध पे, शायद आप लोग समझ रहे हो बात को, और नहीं तो फिर एक बार हम आप लोगों को समझाएंगे ग्राफिकली। पहले फैक्ट्स को पढ़ो, कुछ पढ़े रहोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, किसी दिन एकदम ब्लैंक, फिर हम लोग वो डायनेस्टी वाइज ही बात करेंगे, पूरा इंडिया के हिस्ट्री का कैसे हुआ, उससे बिहार में क्या इन्फ्लुएंस हुआ, उन सारी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इनका कोई कमेंट थोड़ा लंबा है, पढ़ लें। यूनानी ने सोना का सिक्का सबसे पहले, सबसे शुद्ध सोना का सिक्का कडफिसेस गुप्त काल में चला, यही सोना सिक्का हो का हिस्ट्री है। हाँ ठीक है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखो ये कैडफिसेस ही नहीं बोलोगे, कुषाण काल में, वो अलग अलग बुक में लिखता है, वो आप लोग कोई एक बुक उठाते हो ना तो फिर उस पर, तो सिर्फ कैडफिसेस के काल में नहीं, हमने बताया था ना कि कुषाण वंश का दो हुआ, कैडफिसेस फर्स्ट और कैडफिसेस सेकंड। कैडफिसेस फर्स्ट को हम लोग कुजुल कैडफिसेस, और कैडफिसेस सेकंड को कुषाण वंश के शासक, कैडफिसेस फर्स्ट को कुजुल कैडफिसेस और कैडफिसेस सेकंड को वाइमा, कल बोले थे। उसके बाद कनिष्क आया, तो कुषाण काल बोलो। शुद्ध सिक्का किनका था, कुषाणों का। ठीक है, और गोल्ड कॉइन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रीक इन इंडिया, और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इशूड बाय गुप्ता किंग्स। ठीक है, तो बस इतना ही रखना है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं है। हाँ, अब इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर रहे थे।
अवतारवाद का सिद्धांत, अवतारवाद का सिद्धांत, ठीक है। और भागवत धर्म, इस पे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। चलिए, जिन लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है बहुत बहुत वेलकम। अब आप देखो, चूंकि हमको पास में जाकर के आप लोग का पढ़ना पड़ता है कमेंट, ठीक है, फिर हम अंतिम में देखेंगे। इत्मीनान से बाबू, गुप्त काल में भागवत, ये क्वेश्चन पूछता है इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। और एक चीज जान लो, एकदम जो फैक्ट है ना वो फिल्टर करके दिया जा रहा है। अब उसमें तुम लोग फिल्टर मत लगाना, ठीक है। जितना है उसको समझो, पढ़ जाना है, और वो एकदम स्ट्रेस फ्री होकर के पढ़ना है। बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है, कोई फिजिक्स का डेरिवेशन या नहीं पढ़ रहे हैं बड़ा बड़ा, ठीक है, कि बहुत टफ है। थोड़ा सिस्टमेटाइज कर लेना है, फैक्ट को रिवाइज कर लेना है, इसमें इतना टेंशन में क्या है। हाँ, टाइम निकालना चाहिए, टाइम कैसे निकलेगा, क्या करेगा, बस ये समझो, ठीक है। गुप्त काल में भागवत धर्म अथवा वैष्णव धर्म का उदय हुआ, ठीक है। गुप्त काल में विष्णु के अवतारवाद का विचार स्थापित हुआ, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख हुआ। अब देखो, हमने बताया कि भाई मौर्य तक आप देख रहे हो तो नए धर्मों का प्रभाव रहा। नए धर्म कहने का बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव रहा, बौद्ध तक, मौर्य तक, ठीक है। अब क्या हुआ, शुंग आया, तो शुंग को हमने बताया ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया, एकदम सही है। और शुंग में आपको बताए थे कि भाई बेसनगर में, विदिशा में, ठीक है, हेलियोडोरस ने जो किया था वो एक गरुण स्तंभ स्थापित किया था, वो हम फैक्ट लिखे हुए, उसको पढ़िएगा। तो शुंग और कण्वों के समय ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय मिला, फिर से ब्राह्मण, तो वैदिक धर्म, उस समय आप वैष्णववाद का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें क्या हुआ, गुप्त काल में क्या हुआ, भगवान विष्णु की प्रधानता, भगवान विष्णु की प्रधानता यानी की बात आई, और उसी को भागवत धर्म भी कहते हैं, उसी को वैष्णव धर्म भी कहते हैं। तो जब क्वेश्चन आएगा, यहाँ मैं वो रिलीजन पे, कभी रिलीजन पे भी बात कर लेंगे, शुरू से लेकर अंत तक रिलीजन के उतार चढ़ाव को भी हम दिखा देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फैक्ट के लिए तो आपका सीधे क्वेश्चन आएगा भागवत धर्म, ठीक है, गरुड़ स्तंभ जबकि शुंग में है, लेकिन वैष्णववाद और भागवतवाद कब ज्यादा मतलब कि स्थापित हुआ, तो आप बोलोगे गुप्त काल में, यानी भगवान विष्णु की प्रधानता का स्ट्रीम आया, किसी अन्य देवताओं का कोई विरोध नहीं, लेकिन विष्णु की प्रधानता, और उसको वैष्णववाद कहते हैं, ठीक है। और एक चीज क्वेश्चन और जीके में हम लोग हमेशा पूछता है, दक्षिण भारत में विष्णु, भगवान विष्णु को मानने वाला को क्या कहा गया, अलवार संत, और भगवान शिव की प्रधानता वाले को क्या कहा गया, नैनार संत। तो अलवार और नैनार ये नाम कहाँ, दक्षिण भारत में, ठीक है। अलवार वैष्णव संत और नैनार शैव संत, ठीक है। शैविज्म वाले नैनार कहलाए और वैष्णविज्म वाले अलवार कहलाए, ये क्वेश्चन भी आता है। तो अलवार वैष्णव, अलवार अलवार, तो भगवान विष्णु की प्रधानता, और नैनार, नैनार शैववाद यानी भगवान शिव की प्रधानता वाले, ठीक है, भगवान शिव के प्रधान, ये थोड़ा याद करने के लिए हमने बताया, ठीक है। तो और एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट, कि अवतारवाद का सिद्धांत, अवतारवाद का विचार स्थापित हुआ। अवतारवाद किसके अवतारवाद, विष्णु के अवतारवाद, यानी भगवान विष्णु पृथ्वी पर समय समय पर अवतार लेते हैं, ठीक है, मानव रूप में आते हैं, और यहाँ पर जो भी बुराई है उसको समाप्त करते हैं, इस तरह का सिद्धांत। और भगवान विष्णु के कितने अवतार की बात है, 10 अवतार का, दशावतार कहा जाता है, 10 अवतार का कॉन्सेप्ट आया आपका ये गुप्त काल में। ये है बहुत बड़ा चीज़, वैष्णविज्म को भी पढ़ना है, शैविज्म को भी पढ़ना है, लेकिन ये हम लोग का नहीं है। जब हम लोग हिस्ट्री स्पेशल पढ़ते थे, हिस्ट्री ऑप्शनल की बात होती थी, तो उसमें तो वैष्णववाद का कॉन्सेप्ट कब आएगा, ये तो आप बोलोगे गुप्त काल में। भगवान विष्णु के अवतार का कॉन्सेप्ट, विचार कब से शुरू हुआ, गुप्त काल में, इतना आपको बोलना है, ठीक है। ये अवतारवाद का सिद्धांत, यानी भगवान समय समय पर अवतरित होते हैं,
ठीक है, यानी भगवान अपने जगह पर खाली बैठे नहीं रहते हैं, जरूरत होता है तो आ भी जाते हैं, ये सिद्धांत हुआ। अब इस पर 2 मिनट हम तुम लोगों को ले लें कि साहब अवतारवाद का सिद्धांत, ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा, बहुत पहले, कि अवतारवाद का सिद्धांत पहले आपको हिंदू धर्म में, क्योंकि हिंदू धर्म नाम बाद में पड़ा है हिंदू धर्म, तो ये ब्राह्मण धर्म में अवतारवाद सिद्धांत पहले आया कि पहले बौद्ध धर्म में आया? तो अवतारवाद का बाद पहले बौद्ध धर्म में आया। ठीक है, ठीक है, ये आपका जो वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, अति प्राचीन है, लेकिन अवतारवाद का सिद्धांत पहले आ गया आपको कहाँ पर? बौद्ध धर्म में। और वो क्यों आया? ठीक है, भगवान बुद्ध, कभी बुद्धिज्म पर बात हम लोग करेंगे। भगवान बुद्ध ने तो भाई सिंपल एक फिलॉसफी दिया, ठीक है, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम भगवान हैं, उन्होंने कहा कि हम बार बार आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान बुद्ध ने सिंपल फिलॉसफी दिया, वे ऑफ लाइफ बताया, और यहाँ का जगत के बारे में कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ बताया। तो भगवान बुद्ध ने 4 आर्यानी सत्य, बुद्ध ने कहा देयर आर 4 यूनिवर्सल ट्रूथ इन द वर्ल्ड, और वो क्या है? दुख है, भाई वर्ल्ड में आया तो दुख है, और दुख का कारण भी है और उसका निवारण भी है। और निवारण कैसे होगा? इसके लिए उन्होंने 8 मार्ग बताया, अष्टांगिक मार्ग, कि इस मार्ग पर चलोगे, जैसे सम्यक चित्त, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक, ठीक है, तो ये सही मतलब कि ठीक है, तो जैसे तुम्हारा कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा कर्म अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारा विचार अच्छा होना चाहिए, सम्यक वाक, तुम्हारी वाणी अच्छी होनी चाहिए, तो ये सब अगर अच्छा होगा तो तुम्हें दुख नहीं घेरेगा, दुख से बच जाओगे। तो वो 8 मार्ग बताए, तो यही ना उन्होंने बताया, दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण है, और निवारण के लिए 8 पाथ, अष्टांगिक मार्ग बताया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म आप जान रहे हो कि भाई डिस्क्रिमिनेशन था पहले, लेटर वैदिक फेज में ही, उत्तर वैदिक काल में बड़ा सामाजिक भेदभाव था, अलग अलग। अब तो भाई आप जानते हो अंतर्वर्णीय जब विवाह जो प्रोहिबिटेड था, लेकिन अगर होता था तो उससे उत्पन्न संतान को एकदम नीचा दर्जा दिया जाता। इस तरह से बहुत लोग थे जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन था सोसाइटी में, दे वर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द रूल ऑफ द सोसाइटी। तो उन लोगों की संख्या बढ़ी तो वो लोग भाई ब्राह्मण धर्म जो वैदिक व्यवस्था पर आधारित था उससे थोड़ा नाखुश हुए। तो जो नया कॉन्सेप्ट, नई फिलॉसफी, चाहे जैनिज्म आया या बुद्धिज्म आया या और आया, तो उसके तरफ वो हुए। और उसमें ज़्यादा पॉपुलर कौन हुआ? बौद्ध धर्म, क्योंकि जैन धर्म अपने नियमों के प्रति बड़ा कड़ा था, तो ज़्यादा लोग किसको मतलब कि प्रैक्टिकल समझे, बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म की तरफ गए। तो जब बौद्ध धर्म की तरफ गए, ठीक है, तो और बाद में भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद आप जानते हो बौद्ध धर्म में बहुत सारा अंग हो गया, बहुत सारा अलग अलग स्ट्रीम आया। तो बौद्ध धर्म अपने को पॉपुलर करने के लिए, हाँ, तो बौद्ध धर्म के काउंटर में ब्राह्मण धर्म वाले क्या बोलने लगे कि एक व्यक्ति आया, नया धर्म आया, आप लोग इतने सनातन पुराने धर्म को छोड़ करके उस धर्म में जा रहे हो, ये आपका सही फैसला नहीं है। तो जब अति प्राचीन होने के नाम पर ये कुछ भारी पड़ने लगा लोगों के दिमाग में, तो बौद्ध धर्म भी अपने को प्राचीन करना चाहा। इतिहास की दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ, तो बौद्ध धर्म भी अपने को प्राचीन करना चाहा, और इसके लिए बौद्ध धर्म अवतारवाद का बात किया। और बौद्ध धर्म कहा कि अरे भाई अभी न भगवान बुद्ध अभी हाल फिलहाल 563 ईसा पूर्व में आए थे, कुछ 100 वर्ष पहले आए थे, लेकिन भगवान बुद्ध इसके पहले भी बहुत बार आए हैं। ठीक है, और यही तो जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्मों की, 500 पूर्व जन्मों की कहानी है। तो भगवान बुद्ध यानी भगवान बुद्ध ये रिसेंट आए थे, इसके पहले भी बुद्ध बहुत बार आए थे, इस तरह का कॉन्सेप्ट हो गया। तो बौद्ध धर्म को भी लोगों ने बौद्ध जो विद्वान थे उन्होंने बौद्ध धर्म को भी पुराना कर दिया। तब ब्राह्मण धर्म गुप्त काल में कहा कि अच्छा तो हमारे विष्णु भी आते हैं, ठीक है, और उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार का बात कहा, और उसमें एक अवतार, अंतिम अवतार के रूप में बुद्धा अवतार कह दिया। अब बोल दिया कि भाई भगवान विष्णु आते हैं, ये बुद्ध भी जो है वो विष्णु के ही रूप थे, विष्णु के ही रूप, क्योंकि इतना
महान आदमी दूसरा हो ही नहीं सकता, ये विष्णु थे। यानी इस समय कोशिश किया गया भारत में गुप्त काल में कि भाई भगवान बुद्ध को ही पूरी तरह से एडॉप्ट कर लेने का, कि वो तो विष्णु थे। तो फिर अब ये लोग कंफ्यूज कर गए, तब फिर इधर से उधर क्या जाना है जब वो भी विष्णु थे। लेकिन यही कारण है कि बौद्ध धर्म जो बाहर चला गया अशोक के समय, ठीक है, उसके बाद के समय में जो बाहर चला गया था तो वहाँ ज़्यादा, लेकिन बात इसलिए है कि बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा भारत में फ्लोरिश नहीं किया। एक ये भी रीजन इतिहास के दृष्टिकोण से, ठीक है। और ऐसे क्या वैष्णववाद, क्या बुद्धिज़्म, क्या ये औकात हम लोग की बताने की नहीं है और ना हम लोग की समझ है। हाँ, जो हिस्ट्री के ख्याल से जो बनता है वो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन के ख्याल कि भाई अवतारवाद का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किस में आया, बौद्ध धर्म में कि ब्राह्मण धर्म में या वैदिक? तो आप क्या बोलोगे? बौद्ध धर्म में, ठीक है। और उसी के काउंटर में फिर ब्राह्मण धर्म, और काउंटर में क्या, भगवान बुद्ध को भी विष्णु का रूप बताने के लिए ये इस तरह से इतिहासकार इस तरह समझते हैं। तो भगवान विष्णु को भी बुद्ध को भी विष्णु का एक अवतार मान लिया गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके फैक्ट्स पे। अब गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब स्वर्ण युग सिर्फ सोना का सिक्का चलने से ही नहीं, और भी बातों के कारण, ठीक है, कि उसकी इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि गुप्त काल के व्यापार भी अच्छा रहा, वो सिल्क रूट के पास में था तो व्यापार भी अच्छा था। और मुख्य रूप से ये अब इस पे तो क्वेश्चन भी लॉन्ग आता है कि भाई ये स्वर्ण युग था नहीं था, तो उसकी बात अलग है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि प्राचीन काल में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है तो गुप्त काल को। गुप्त काल के शासकों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया। फिर रिपीट है, गुप्त काल में कला एवं साहित्य के क्षेत्र में लगे लोगों को भी संरक्षण मिला शासन के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न तथा 9 बड़े विद्वान उपस्थित थे, ये पहले भी लिखा गया है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर, अब ये क्वेश्चन तो एक बार छोटा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई समुद्रगुप्त को उसके सिक्का पर, उसके क्वाइन पर बीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, ठीक है। तो यानी बीणा वादक ऐसे भी पूछ देता है, कौन शासक बीणा वादक था, ऐसा भी पूछ देगा, तो समुद्रगुप्त। गुप्त काल में सारनाथ और मथुरा में बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं बनी थी, बुद्ध की, ठीक है। और गुप्तकालीन बौद्ध कला का उत्कृष्टतम नमूना कहाँ मिलता है? अजंता की चित्रावली में, अजंता की गुफा, ठीक है, महाराष्ट्र में। अब अजंता की चित्रावली में ईसा की पहली सदी से लेकर 7वीं सदी तक, पहली सदी से लेकर यानी 1 AD से लेके 7वीं सदी तक, तो 7वीं सदी का अंतिम क्या कहोगे? 699 AD, यानी 700 AD के पहले, 700 जैसे बोला था 8वीं सदी हो गया। ये बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब तक इस लाइन को उस तरह समझोगे नहीं ना, के चित्र मिलते हैं। यानी अजंता की चित्रावली में, अजंता के जो गुफा पे चित्र है उसमें 1st सेंचुरी AD से लेके 7th सेंचुरी AD तक के चित्र हैं। वो एक बार नहीं बना हुआ है, अलग अलग काल के लोगों ने बनाया है वहाँ पर, लेकिन इसमें अधिकतर गुप्तकालीन ही है, लेकिन ज़्यादातर गुप्त काल की हैं। अजंता के चित्रों में भगवान बुद्ध और उनके पिछले जन्मों की घटनाएं विभिन्न, अब यही पिछले जन्म जो जातक कथा का हमने बताया ना कि बुद्ध को भी अवतार, बुद्ध को अवतार के रूप में, यानी बुद्ध 563 ईसा पूर्व में, तो ये बुद्ध का अंतिम बार अभी मतलब रिसेंट आना हुआ, उसके पहले भी बुद्ध अनेकों बार आ चुके हैं। तो बुद्ध के पिछले जन्मों की विभिन्न घटनाएं, अब उसमें क्या कहानी होगी कि उसके पहले इतना वर्ष पहले आए थे, ठीक है, इतना 100 वर्ष इतना 1000 वर्ष पहले आए थे, तो ये उन्होंने चमत्कार किया था उसमें, तो सच टाइप ऑफ स्टोरी। अब उसकी क्या है उससे हम लोग को मतलब नहीं है, ठीक है। तो विभिन्न पूर्व जन्मों की घटनाओं का चित्रण है। विष्णु, शिव एवं अन्य हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा पहली बार गुप्त काल की ही है। विष्णु, शिव और अन्य हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा जो बनी वो माना जाता है कब की भाई? तो ये पहली बार गुप्त काल की ही है, ठीक है। अब आप ध्यान दे लीजिए ना, अब जाते हो इंडस में, सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर पर जो योगी मुद्रा में बैठा हुआ चित्र है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये आदि शिव का रूप होगा, ठीक है। तो ये हम अनुमान लगा रहे हैं ना, ये तो पक्का नहीं है। तो आदि शिव का, भगवान शिव का आरंभिक रूप होगा, क्योंकि हमारे भगवान शिव का और जिस जगह पे है तो योग मुद्रा में वैसे बैठते हुए दिखा है, तो उससे हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है।
तो लेकिन जो अभी भगवान शिव का उस तरह का सिक्का तो वो उस मुहर पे तो है नहीं, ठीक है। और जहाँ तक सिक्का की बात है तो सिक्का तो भाई हमारे पास अभी मुँह से जो सिक्का निकला, तो सिक्का पहले आप किसको बोलोगे? पंचमार्क सिक्का ही बोलोगे, ठीक है। पंचमार्क सिक्का जो 5वीं सदी ईसा पूर्व की पंचमार्क, और मौर्य में भी वो पंचमार्क सिक्का दिखा। तो जो कॉपर, तो वही हमारा फर्स्ट क्वाइन के रूप में होगा, क्योंकि इंडस का क्वाइन था, ऐसा मुहर उसका क्वाइन था, यह स्पष्ट नहीं है। अर्ली वैदिक यानी पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में कोई क्वाइन का आपको बात नहीं है। अब महाजनपद काल के कुछ बाद, ठीक है, या एक चांदी के सिक्के उपलब्ध हैं, ठीक है। और वो चांदी का सिक्का का ट्रेंड आगे तक रहा, मौर्य काल तक रहा, लेकिन उस पर किसी किंग उनका नाम लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप आइए तो उसके बाद वो क्वाइन जिस पर राजा उजा का नाम अंकित हो, वो फिर ग्रीकों का, यूनानियों का, ठीक है। ये क्वाइन पे हमने बात किया। अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा पहली बार गुप्त काल में। वास्तुकला यानी भाई मकान बनना, मंदिर बनना, ठीक है, आर्किटेक्ट। तो वास्तुकला में गुप्त काल पिछड़ा था, यानी बहुत बड़े भवन, मंदिर, बहुत ज़्यादा इसका कोई हमने साक्ष्य नहीं है। तो वास्तुकला के नाम पर इस कला में संबंधित ईंट से बने कुछ मंदिर मिले हैं। मौर्य में आप पढ़ोगे तो भाई पत्थर का, और जबकि मौर्य इससे काफ़ी कल ही हमने बात किया था, वो 600 वर्ष पहले उसका स्टार्ट और इसके स्टार्ट में है। लेकिन मौर्य में आप देखोगे तो भाई लकड़ी के महल और पत्थर का, एकदम चमकदार पत्थर का यूज़, तो वो उसकी विशेषता थे। इसमें वास्तुकला का वैसा विकास नहीं दिखता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर के भीतर गांव, गाजीपुर के भीतरी जगह है, ठीक है, तथा झांसी के देवगढ़ से गुप्तकालीन ईंट के बने मंदिर प्राप्त हुए हैं। आपके अपने यहाँ से नहीं मिला है, जो है अगर बिहार का रहता तो लिखते। गुप्त कला में 5वीं सदी में नालंदा का बौद्ध महाविहार बना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आर्किटेक्ट में आप लोगे या सिविल इंजीनियरिंग की बात है। इस महाविहार की आरंभिक संरचना ईंट की बनी हुई थी, ठीक है। साहित्य, अब इसको थोड़ा सा आ जाए। साहित्यकार भास की 13 नाटकें गुप्त काल की हैं, ठीक है, 13 नाटक। और शूद्रक रचित नाटक मृच्छकटिकम जो नाटक है उसका मतलब माटी का खिलौना गाड़ी, ऐसा कुछ नाटक टाइटल है, गुप्त काल की रचना है। मृच्छकटिकम नाटक में एक निर्धन ब्राह्मण के साथ एक नर्तकी की प्रेम वर्णित है। खैर सब नहीं आएगा। गुप्त काल के साहित्य जगत में कालिदास की रचनाएं विशेष महत्व रखती हैं। कालिदास की विभिन्न रचनाओं में अभिज्ञान शकुंतलम विश्व की 100 मतलब कि आउट ऑफ 100 उत्कृष्टतम साहित्य कृतियों में से एक है। अभिज्ञान शकुंतलम रचना में राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की कथा है। इन दोनों का पुत्र भरत एक प्रसिद्ध राजा हुआ, जो कि कहानी में है। अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। अब किसका हुआ वो अलग बात है, लेकिन किसी भारतीय साहित्य, प्राचीन भारत जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ, वो है आपका अभिज्ञान शकुंतलम। और उसके बाद यूरोपीय भाषाओं में भगवत गीता का अनुवाद हुआ। गुप्त काल की चर्चित सभी नाटकें सुखांत हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर हमने क्वेश्चन भी आपको भेजा है। सुखांत है यानी गुप्त काल की जो भी नाट्य रचना है, जो भी नाटक है, प्ले है, उसका अंत सुखद होता है। जैसे हिंदी फिल्मों में, अधिकांश हिंदी फिल्मों में क्या होता है, भाई आप आश्वस्त रहो, हीरो है तो जीतेगा ही, विलेन को मारेगा ही, जिसके साथ वो मैंने अच्छा हो, यानी हॉल से निकलो तो भाई अच्छा, मतलब वो लगे कि नहीं सत्य की जीत हुई, अच्छे की जीत हुई, ठीक है, अच्छा आदमी जीत, तो इस तरह से। तो वो सुखांत है, सुखद अंत। सुखांत मतलब सुखद अंत, ठीक है। तो ये एक विशेषता है, दुखांत नहीं, ठीक है। जैसे दक्षिण भारत की आप रचना लीजिएगा तो उसमें कुछ रचनाएं जो तमिल की हैं वो बड़ा दुखांत भी है, ठीक है। और जैसे कोबलन उबलन वाली कहानी है दक्षिण भारत की, तो वो दुखांत है, ठीक है। ज़्यादातर हिंदी फिल्में हमारी क्या होती हैं, सुखांत ही होती हैं, बहुत कम ही ऐसा है कि दुखांत दिखा होगा। गुप्त काल की नाटकों में समाज के उच्च वर्ग के लिए संस्कृत भाषा और निम्न वर्ग के लिए प्राकृत भाषा का उल्लेख। अब नाटक में तो भाई नाटक में कैरेक्टर होता है, तो जो
नाटक में जो व्यक्ति हाई क्लास का, उच्च क्लास का, उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा वो पात्र है, कैरेक्टर है, तो वहाँ पर उसके लिए जो कुछ भी डायलॉग, जो कुछ भी उसके लिए बोलना है तो वो संस्कृत में बोल रहा है। और उसी नाटक को जब मतलब कि मंचित किया जा रहा है या फिर वो लिटरेचर में है, तो जो उसमें ऐसा कैरेक्टर जो भाई नीचे के वर्ग का उसमें कैरेक्टर रोल है, तो उसके मुंह से प्राकृत भाषा बताया गया है, बुलवाया गया है, ठीक है, लिखा गया या फिर मंचित होने पर बुलवाया गया है, ठीक है। और सामान्य रूप से स्त्रियों से भी, स्त्रियों का भी संवाद जो नाटक में है वो प्राकृत में, ठीक है, लेकिन सभी स्त्रियों से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सामान्य रूप से चाहे उच्च वर्ग की स्त्री हो निम्न, तो सामान्य रूप से उनसे उनका भाषा प्राकृत, यानी जो संस्कृत भाषा था गुप्त काल में, संस्कृत राजकीय भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज था, स्टेट लैंग्वेज था, ठीक है। उसके जो भी भाई ऑफिशियल वर्ग वो संस्कृत भाषा में होता था, और पढ़े लिखे उच्च वर्गों का संस्कृत भाषा था, आम लोगों के लिए प्राकृत भाषा, ठीक है। और इससे ये लगता है कि स्त्री पात्रों के लिए भी आप प्राकृत क्या यूज कर रहे हो, यानी स्त्रियों में एडुकेशन का एक्सपेडिशन कम था, ठीक है। दो बातें यहाँ दिख गई कि भाई गुप्त काल में स्त्रियों की अवस्था में गिरावट आया, और कभी भी किसी भी कालखंड का, किसी सभ्यता का जब हम चित्रण करते हैं, जब उस पर हम कमेंट्री लिखते हैं भाई क्या था, तो उसमें कुछ बात लेते हैं भाई कि वहाँ ट्रेड कैसा था, वहाँ के, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में कैसा, वर्ग व्यवस्था क्या था, और बहुत सी बातें। तो उसमें एक चीज़ जो होता है स्टेटस ऑफ वोमेन इन द सोसाइटी, और आज भी स्टेटस ऑफ द वोमेन इन सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी का जब अवलोकन किया जाता है तो इस नज़र से भी देखा जाता है, ठीक है। लिटरेसी क्या है, तो हेल्थ क्या है, तो आपका क्या कहते हैं जीवन प्रत्याशा क्या है, माने कितना एज है, तो इस सबसे मेडिकल फैसिलिटीज़ पता चलता है। शिशु मृत्यु दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो उसी तरह से हिस्ट्री में भी जब रखते हैं तो स्टेटस ऑफ वोमेन इन सोसाइटी को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ हुआ भाई, आपका सती प्रथा का एक साक्ष्य मिला, ठीक है। दूसरा आप देख रहे हो कि भाई नाटक में आप वोमेन जो कैरेक्टर है उनसे प्राकृत भाषा, तो इसका मतलब लिटरेसी या एडुकेशन का स्प्रेडिशन अमंग द वोमेन इन दैट टाइम वो थोड़ा लो था। हाँ, स्त्रियों की स्थिति तो आप अर्ली वैदिक में जाओ, बहुत ऊपर था, फिर धीरे धीरे उस पर कभी बात होगी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के सभा में नवरत्नों में एक रत्न अमर सिंह थे, और अमर सिंह की रचना अमरकोश है। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी, यही सारी बातें हैं। गणित के क्षेत्र में गुप्त काल के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आर्यभट्टियम, इस ग्रंथ के रचयिता आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट को माना जाता है कि पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। कुछ जगह पर इसका ये भी आता है। इलाहाबाद जिले में इतना ईस्वी में एक गुप्त अभिलेख से लक्षित होता है कि ईसा की 5वीं सदी के आरंभ में दाशमिक पद्धति, ठीक है, जो डेसिमल सिस्टम जो है वो हमारा दिया हुआ है, ठीक है। और रोमक सिद्धांत नामक एक पुस्तक रची गई थी इसमें, और इससे ये भी पता चलता है कि ये सिद्धांत चूंकि नाम से कि ये कहीं ना कहीं ग्रीक इन्फ्लुएंस्ड था। गुप्तकालीन शिल्पकारों ने अपना चमत्कार अपनी लौह और कांस्य कृतियों में दिखाया, ठीक है। कांस्य यानी ब्रोंज, कांस्य यानी ब्रोंज, ठीक है। इस काल में बुद्ध की अनेक कांस्य मूर्तियां बनाई गई, ठीक है। गुप्तकालीन लौह कृतियों में सबसे श्रेष्ठ जो है लौह स्तंभ मेहरौली का है, जो दिल्ली के पास है, ठीक है। इसको देखिएगा बिहार में, और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बिहार के भागलपुर जिला के सुल्तानगंज से तांबे की एक बुद्ध प्रतिमा मिली है जो गुप्त काल की है, और कहीं कहीं इसको लोग फिर पाल काल तक लेके चला जाता है, यानी गुप्त से पाल काल तक का बताता है, लेकिन बहुत जगह पर गुप्त काल का भी बताया जाता है। यह प्रतिमा 1861 ईस्वी में रेलवे का निर्माण कार्य के दौरान मिली थी। यह बुद्ध की आदम कद प्रतिमा है, यानी खड़ा है बुद्ध, एकदम खड़े हैं, पूरा फुल बॉडी प्रतिमा है, और वर्तमान में यह प्रतिमा ब्रिटेन के संग्रहालय में बर्मिंघम में। नवनीतकम गुप्त काल की आयुर्वेद पर पुस्तक है, हस्त आयुर्वेद वेटनरी साइंस पर है, पशु चिकित्सा पर, आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की रचनाएं हैं, पंच सिद्धांत, बृहद संहिता, बृहद जातक, और ये सब जो है बारामिहिर खगोल शास्त्री। गुप्त साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था, और प्रांत को गुप्त साम्राज्य में भुक्ति कहते थे। प्रत्येक भुक्ति फिर उपरीक में बटा था, यानी प्रांत मान लो कि कमिश्नरी में बट गया, ठीक है। प्रत्येक प्रांत भुक्ति
ठीक है। और प्रत्येक गुप्त साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था। प्रांत को यानी प्रोविंस, प्रांत को क्या कह दिए, भुक्ति, और भुक्ति के हेड को बोलते थे उपरीक, और भुक्ति बटता था विषय में, यानी उसको समझ लो कि जिला स्तर पर, और विषय के प्रमुख विषयपति, और फिर विषय बढ़ता था वीथी में, और वीथी बढ़ता था गांव में। यहाँ पर भी हमने ऐसे लिख दिया है। गुप्तकालीन आर्थिक जीवन की झलक हमें फाहियान से मिलती है, ठीक है। और वो बोलता है कि भाई, फाहियान बोलता है कि यहाँ के लोगों का इनकम उनकम अच्छा था। गुप्त राजाओं द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राओं को अनेक अभिलेखों में कहीं कहीं दीनार भी कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। गुप्त काल में प्रशासन संबंधी बहुत सारे कार्य सामंत और वाणिज्य के संगठन के, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लोग देखते थे। इसलिए गुप्त काल में नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, अधिकारी या ऑफिसर्स की संख्या कम थी, किसके तुलना में, मौर्य की तुलना में। और हमने इस पे क्वेश्चन भी शायद डाला है, आप देखोगे तो क्वेश्चन करोगे बाबू, तो क्वेश्चन आपके ये जो टेक्स्ट जो भेजा जा रहा है, पीडीएफ जो है आपके पास, उससे ही रहता है। आप इसको पढ़िए, ठीक है। और थोड़ा असाइनमेंट लिखने समय थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, और बहुत कोई टफ असाइनमेंट नहीं रहता। हाँ, इसमें डायरेक्ट असाइनमेंट का जगह नहीं बन रहा था, तो थोड़ा सा हम आगे पीछे करके लिख दिए हैं, और लेकिन वो चीज़ आप इससे लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग। चलो ओके।